हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग मॉडल सेट जो जैक ने जारी किया उसका सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। आप लोग सभी को पता होगा कि 5 गो मॉडल सेट है। एक मॉडल सेट में 40 क्वेश्चंस है ना। टोटल मॉडल सेट को आप मिलाते हो तो 200 आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। और सारा क्वेश्चंस आप जानते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस तो है, आपको सिर्फ आंसर को सिलेक्ट करना, लेकिन हम उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। साथ ही साथ सॉल्यूशन उसका हम लोग देखने वाले हैं कि किस टाइप से इसका सर सॉल्यूशन होगा। उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आंसर को मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग सभी से है कि आपके पास यदि मॉडल सेट है ना, या फिर मॉडल सेट आप यदि डाउनलोड कर चुके हैं या फिर आप निकाल लिए हैं, तो जब भी ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस मॉडल सेट को आप साथ में रखिए। उससे क्या होगा कि मैं सॉल्यूशंस करूंगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चंस कर रहा है सर, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। अच्छा, वो रिलेशंस किस में है? एन में। एन क्या है स्टूडेंट? एन आपको समझना है कि यहाँ नेचुरल नंबर का बात है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। तो डिफाइंड बाय x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये रिलेशंस आपको डिफाइन किया, किस में रिलेशन डिफाइन किया गया? नेचुरल नंबर में, ठीक ना। ये रिलेशंस क्या? देन द डोमेन ऑफ आर। रिलेशंस का हमको डोमेन पूछ रहा, ठीक है ना। तो आपके पास यदि जो रिलेशंस दिया वो x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये रिलेशन है। हम लोग इसमें से इस रिलेशंस का आपको डोमेन निकालने। डोमेन आपको यहाँ समझना स्टूडेंट कि x का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक ना। आप क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लेना। तो ये 2y इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर 8 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू होगा सर 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। हम लोग x का वैल्यू को हम लोग सर डोमेन बोलेंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना सर कि x और y जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर, तो बिलोंग्स टू n। मतलब हम लोग का x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो y भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो x का वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखेंगे तो y भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो x का वैल्यू यदि आप 1 रखते हैं, x का वैल्यू यदि आप 1 रखते हैं तो 8 माइनस 1 तो 7, 7/2 नेचुरल नंबर नहीं होगा तो सर वो x का वैल्यू नहीं, मतलब डोमेन नहीं होगा। तो आप 2 रखेंगे, x का वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 8 माइनस 2 तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। मीन्स सर आपका 3 भी नेचुरल नंबर है तो ये 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा सर कि 8 माइनस 3 5, तो 5 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 5/2 नेचुरल नंबर नहीं। फिर आप 4 रख सकते हैं। 4 को यदि 8 माइनस 4 तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 वो नेचुरल नंबर आया। फिर आप 5 नहीं रख सकते, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, तो 6 रख सकते हैं 6। तो 8 माइनस 6 और तो 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 1 आएगा, है ना। 8 आप रखेंगे तो 8 माइनस आपका 8 0, और 0/2 सर 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो भी उसका डोमेन नहीं होगा। तो सर x का वैल्यू आपका जो डोमेन होगा 246। तो 246 आप देख सकते हैं आंसर में, सेट में आपका डोमेन दिया हुआ, तो 246 इसका डोमेन है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो x का वैल्यू हम लोग सर ऐसा x का वैल्यू चाहिए था जो नेचुरल, x और y दोनों नेचुरल। तो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सर तो y भी नेचुरल नंबर आना चाहिए ना। x का वैसा वैल्यू सर जो y भी नेचुरल, मतलब x का वैल्यू तो नेचुरल हम रखेंगे, लेकिन y भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक ना। तो y नेचुरल नंबर हम लोग किस में मिल रहा है सर? x का वैल्यू 2 में, 4 में और 6 में। सर 8 में, तो 8 आप रखते हैं तो 8 माइनस 8 0, और 0 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आप जानते हैं सर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5। तो ये आंसर हो गया ना। तो ये फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो ये नंबर आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा सर्कुलेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशंस इन एल। डिफाइन आर एक रिलेशंस है वो L1 L2 और सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब सर L क्या है? L जो है ना वो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, मतलब प्लेन्स में सर जितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं सब वो L है। वो सर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ना, वही L में वो रिलेशन डिफाइन किया। और वो कैसा रिलेशन है सर? तो 2 ठो लाइन आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और हमसे ये कह रहा है कि सर इसमें जो ऑप्शन आपको दिया हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सर सेकेंड में सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, और सी नंबर बोलो सर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और डी में नन ऑफ दी। इसमें चारों में से ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना।
इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे सर तो 3 बात इसमें लिखा हुआ, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले सर हम लोग इस रिलेशंस को चेक करें कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है ना, वो हम लोग यदि पता कर लेंगे तो हो जाएगा। मान लेते कि आपका फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आया तो पहला आंसर हो गया, सिमेट्रिक हुआ सर और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो आपका दूसरा नंबर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों चारों में से और तीनों नहीं रहेगा सर, नन ऑफ दिस हम लोग मारेंगे तो तीनों चारों जो ऑप्शन है मतलब 3 ठो जो ऑप्शन है उसमें 3 चीज आपको कॉमन दिख रहा है सर कि हम लोग को ये रिलेशंस को चेक करना हुआ कि ये रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसमें यदि आप रिलेशंस को चेक कर पाते हैं तो हमको सर ऑप्शन खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं सर कि पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि जो रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। मैं इधर रब करके चेक कर देता हूँ। ये तो आप जान गए फर्स्ट वाला ऑप्शन है। देखिए उस रिलेशंस को हम लोग पहले तो आपको पता हो कि सर ये रिलेशन डिफाइन किया गया, ये रिलेशन है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब 2 लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर, ठीक ना। अच्छा पहला हम लोग सर रिलेशंस को चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या है सर, A रिलेटेड टू ए होना, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए है ना। ए रिलेशंस मतलब A रिलेटेड टू A होना चाहिए तो हम लोग सर इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। आप देखिए हम लोग यहाँ यदि आप L1 कॉमा L2 और ये L1 ले रहे हैं या फिर L ले सकते हैं, 2 लाइन हम ले रहे हैं और ये दोनों लाइन सेम लाइन आपको लेना और सेम लाइन और ये रिलेशंस क्या कहते हैं सर कि जो भी आप लाइन ले रहे हैं वो आपस में क्या परपेंडिकुलर। तो आप सोचिए कि सर कि 2 सेम लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर होगा क्या, मतलब एक तो लाइन है सर, ये लाइन है और इसी टाइप से इसमें लाइन है और ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। यदि 2 लाइन यदि आपस में सेम मतलब खुद से रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि खुद से रिलेटेड होना चाहिए ना, खुद से रिलेटेड मतलब जो रिलेशन डिफाइन हुआ उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या लगता है कि खुद जो सेम लाइन है सर वो परपेंडिकुलर होगा, नहीं सर ये पैरेलल आप बोल सकते हैं सर, सेम लाइन इस पर तो पैरेलल आप बोल सकते हैं, खुद पैरेलल होता है परपेंडिकुलर नहीं होता। तो आप कह सकते हैं सर L1 नॉट बिलोंग्स टू R। नॉट बिलोंग्स टू R क्यों आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि सर L1 इज पैरेलल टू L1 परपेंडिकुलर, लेकिन हमको सर परपेंडिकुलर चाहिए। इसका मतलब सर कि ये जो आपका जो लाइन जो रिलेशन जो आपको डिफाइन किया ये रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव का मतलब सर कि खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो रिलेशन डिफाइन किया वो खुद में तो नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे। दूसरा जो रिलेशन हमको चेक करना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को आप समझ लो कि सर यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन या फिर दिस इम्प्लाइज B कॉमा A रिलेटेड टू R या फिर बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि सर A और B यदि ये रिलेशन में है तो B कॉमा A भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब A और B दोनों रिलेटेड है तो B और A भी रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं सर कि 2 लाइन आपका L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R ये दिया हुआ तो हम लोग L1 ये L2 कॉमा L1 भी क्या होना चाहिए सर R में रिलेशन में होना चाहिए। इसका L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब हुआ, डैट इज हम लिख सकते हैं सर कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमको सिमेट्रिक होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। यदि ऐसा होता तो हम इसको सर सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो तो कि सर एक लाइन है L1 और L2 इस पर परपेंडिकुलर है। L1 क्या है, L2 का परपेंडिकुलर है तो आप L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा इस लाइन को आप बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। जी सर हम लोग बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं सर कि यदि L2 का परपेंडिकुलर L2 पर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं सर दिस इम्प्लाई L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो आप लिख सकते हैं सर दिस इम्प्लाई L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। मतलब L1 यदि L2 का परपेंडिकुलर है सर, L2 का परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। इसको मतलब सर कि ये जो रिलेशन कैसा हो गया, मतलब ये जो रिलेशन सर आपको जो दिया हुआ R जो है सर R इज सिमेट्रिक, मतलब R जो रिलेशन हो गया वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया।
आर रिलेशन जो हो गया वो सिमेट्रिक। आर रिलेशन को सिमेट्रिक हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर यदि L1 यदि L2 पर परपेंडिकुलर है तो आप कह सकते हैं सर L2 भी L1 का क्या परपेंडिकुलर है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक ना। तो इसका मतलब सर कि रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव ने वो सिमेट्रिक हुआ। अब हम लोग ट्रांजिटिव का बात करेंगे, ठीक ना। तीसरा नंबर जो हम लोग का है सर वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का क्या डिफिनेशन है, यदि सर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ये दो चीज़ें दिया हो, आप कह रहे हैं सर कि ये रिलेशन में A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, देन इसको होना पड़ेगा A रिलेटेड टू C, मतलब सर A रिलेटेड टू C, A, C बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों यदि रिलेशन में है ये आपका ट्रांजिटिव होने के लिए A, C भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे सर, आपका ट्रांजिटिव करें, है ना। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं सर दो चीज़ हम लोग कह हैं सर कि L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, ये दो चीज़ आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ सर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। हम लोग इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़े सर, L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए, ये क्या कर रहा है सर ट्रांजिटिव में कि सर एक L1 है और L2 पर परपेंडिकुलर, ये L1 है और L2 पर परपेंडिकुलर है, और हम सर L3 ले रहे हैं और L3 क्या ले रहे हैं सर कि L2 पर परपेंडिकुलर। अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो L1 और L3 दोनों आपस में यदि परपेंडिकुलर हो जाता है तो हम कहेंगे सर कि यह ट्रांजिटिव है। लेकिन आपको देखने से क्या लगता है कि परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि सर ये तो पैरेलल है। इसका मतलब सर कि ऐसा होता है कि सर यहाँ तो जो रिजल्ट आ रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, है ना। L1 क्या है सर, L3 का पैरेलल। अरे सर L1 L3 का पैरेलल है, इसको सर L1 और L3 जो होगा वो आपका सर R में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं सर कि इसका मतलब सर कि हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R, L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R। तो R में यदि बिलोंग्स नहीं करा, इसका मतलब सर कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप इस रिलेशन को क्या ऑब्जर्व किए, ये रिलेशन सर मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ना तो सर ट्रांजिटिव हुआ, क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। इसका मतलब सर कि रिलेशन आपका सिर्फ सिमेट्रिक है सर, ना तो आपका सर आपका ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है। तो आप खुद आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन बोल रहे सर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी ना होगा भैया ना तो ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला ऑप्शन लग रहा है कि सही है। सिमेट्रिक है और ना तो सर वो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है, ये वाला ऑप्शन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, नन ऑफ दी, तो बी नंबर ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझे होंगे, है ना। चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया। और आपको 3 ठो जब भी आपसे पूछता है कि सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो याद रखना कि सर रिफ्लेक्सिव का बात किया जाए तो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। मतलब एक कोई एलिमेंट है तो वो भी सर उसका जो रिफ्लेक्ट करता है मतलब सेम एलिमेंट दोनों वाला, मतलब जो रिलेशन जो डिफाइन किया वो सेम होना चाहिए, है ना। बाकी सारे दिमाग जैसे यहाँ परपेंडिकुलर का बात किया, जैसे पैरेलल का बात करता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, खुद एक लाइन है, एक वही लाइन आपस में पैरेलल होता है। और जब आपको ये आपका सिमेट्रिक का बात किया तो A, B यदि A रिलेशन में है तो B, A को भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है सर तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आपका सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या, A, B यदि R है, मतलब सॉरी A, B यदि ये रिलेशन में है और B, C रिलेशन में है तो A, C को भी रिलेशन में होना चाहिए यदि या फिर होना पड़ेगा, है ना, ट्रांजिटिव होने के लिए। यदि वो बात को फुलफिल करेगा तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं फुलफिल करेगा तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। इसके बाद हम लोग, अब सब क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा वही समझाने वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे सर 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट f रिलेटेड टू r टू r है ना, f कोई फंक्शन है वो r टू r, b फंक्शन डिफाइन है, fx इक्वल टू आपको डिफाइन किया गया 4x प्लस 4x डिवाइड बाय 3x प्लस 4, और यहाँ कंडीशन सर कि x नॉट इक्वल टू -4/3, x नॉट इक्वल टू -4/3 बोल रहे सर। देन द इनवर्स ऑफ x मैप g रेंज r टू r इज गिवन। इसमें आपका सर इसका इन्वर्स निकालने बोला, इन्वर्स आपका g फंक्शंस को दिया, मतलब जी वाई को हम लोग सर यहाँ इन्वर्स बोलेंगे, तो यहाँ इन्वर्स निकालना। इन्वर्स कैसे निकालिए आप, लेट इसको y मानिए, y इक्वल टू 4x डिवाइड बाय 3x प्लस 4, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का जो वैल्यू हम लोग को निकले सर वही इसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक ना। और x का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो दिस सिंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y को 3x से मल्टीप्लाई करो 3xy, और y को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो 4y इक्वल टू 4x। आपको x का वैल्यू निकालना, इसलिए x का टर्म को हम लोग एक साइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ 3x इंटू वाई है और माइनस लिख दो 4x इक्वल टू -4y। आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लो, x कॉमन ले सकते तो 3y माइनस 4 इक्वल टू -4y। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू निकालिए तो x इक्वल टू -4y डिवाइड बाई 3y माइनस 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -4y। हम लोग नीचे से भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस यदि आप कॉमन लेंगे तो जो सर माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सर माइनस यहाँ तो 4 लिख सकते हैं और -3y, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो x का जो वैल्यू आएगा सर x इक्वल टू 4y और डिवाइड बाई 4 -3y, है ना। और इसी को हम लोग सर ये जो आपका x निकला होगा आपका क्या निकला, इन्वर्स निकल गया, और इस इन्वर्स को हम लोग जी वाई वहाँ बोला गया, तो जी वाई इक्वल टू सर 4y और डिवाइड बाई 4 -3y। यदि आपको नहीं दिख रहा नीचे तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ इसका ऊपर में कि सर ये जो इसका इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स इसको हम जी वाई बोल रहे हैं, इक्वल टू 4y और डिवाइड बाय 4 -3y। ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन है सर वो बी नंबर है, तो इसका बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, मतलब 3 नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी। और सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, सेकेंड का भी बी आपका ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। नहीं, जब भी इन्वर्स आपको यहाँ निकालने के लिए बोलेगा आप x का वैल्यू निकाल देना, ठीक ना। x का वैल्यू निकालना सर वही इन्वर्स निकल जाएगा। और यहाँ आपको कहेगा y, तो इसमें जो होता है सर कि y नॉट इक्वल टू, है ना, y का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका 3/4 नहीं 4/3 हो जाएगा इसमें, इस रिलेशंस में, है ना। इसमें आप देखना ऑप्शन में वहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, 4/3 सिर्फ होना चाहिए, बट आपका लिख दिया -4/3 तो वो गलत है, ठीक ना। आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 4 नंबर सबसे आसान क्वेश्चन, 4 नंबर सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सर लेट द फंक्शन f and g, let the function f and g be 1 1 1 2, then g of f is तो f और g दोनों फंक्शन क्या 1 1 1 2 है, तो g ऑफ एफ एक्स जो होगा या फिर g ऑफ f जो होगा ये भी सर 1 1 1 2 होगा। तो ये जो फंक्शंस होगा ये क्या होगा सर 1 1 1 2, तो 1 1 1 2 में जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। जी एफ और जी दोनों यदि 1 1 1 2 है तो जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जो आएगा ये भी क्या होगा सर 1 1 1 2। तो ये आपका ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सी नंबर में ऑप्शन है, जिसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, सी नंबर। पहला नंबर में आपसे ऑप्शन दिया था 1 1 1 2,
1 2 बट नॉट 1 1 1 2, पर फिर थर्ड में है सर 1 1 इंटू मेनी 1, है ना। तो ये चीज़ आपका इसमें से फर्स्ट वाला ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है 1 1 1 2, ए नंबर इसका है ना, ये ऑप्शन देख लेना। और 5 नंबर तो बाबू सबसे आसान है, 5 नंबर सबसे आसान है। इसमें क्या रहा है सर 5 नंबर में कि लेट अ फंक्शन, है ना, 5 नंबर में लेट द फंक्शंस एफ आर टू आर, या फिर आर टू आर फंक्शन है, एफ एक्स बराबर क्या दिया सर, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। और इसमें क्या रहा है कि यह फंक्शन 1 1 है, या फिर 1 1 1 बट नॉट 1 2, 1 1 1 2 नन ऑफ दीज, ठीक ना। तो देखो पहला आपको इसको चेक करना सर फंक्शंस को 1 1, ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 फंक्शंस होने के लिए सर कि देखो यदि आप इसको डायग्राम से आप समझते हैं, मैपिंग से यदि आप समझते हैं सर कि तो डिफरेंट इनपुट के लिए सर डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए, तो फंक्शंस क्या होगा 1 1 होगा। मतलब यदि आप कोई फंक्शंस पे इनपुट डाल रहे हैं सर तो उसको आउटपुट भी, कोई भी यदि इनपुट आप डाल रहे हैं तो आउटपुट अलग होना चाहिए। मतलब डिफरेंट इनपुट यदि डाल रहे हैं, अलग अलग सर इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट उसका अलग अलग आना चाहिए, तो उसको सर 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और सर डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट यदि सेम आता है तो उसको हम लोग मेनी 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सर आता है जैसे आपका 1 2 फंक्शन, है ना। तो 1 2 फंक्शन हम लोग किसको कहेंगे सर, तो 1 2 फंक्शंस के क्या आता है सर कि उल्टा, कि सर डिफरेंट आउटपुट के लिए इनपुट सर उसका डिफरेंट होना चाहिए, अलग। मतलब आप बोल सकते हैं सर कि इमेज का, हर एक इमेज का प्री इमेज हमको मिलना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ देखो मैथमेटिकल हम लोग इसको प्रूव करते हैं सर। 1 1 को मैथमेटिकल प्रूव करने के लिए सर यदि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो इस फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे। तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं 1 1 है या नहीं है। तो आप एफ x1 करेंगे तो सर कि 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2 हो जाएगा। तो आप 3 3 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ दिस इम्प्लाइज सर -4x1 इक्वल टू -4x2 हो जाएगा। -4 कैंसिल हुए तो x1 इक्वल टू x2। मतलब जो फंक्शन आपका जो f है सर, f इज 1 1 फंक्शन, f 1 1 हो गया, फिर एफ एक्स आप 1 1 कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे सर कि ये 1 2 फंक्शन है ना, उसको हम लोग चेक करेंगे। और ये जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो रियल नंबर में, ठीक ना। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे 1 2, दूसरा नंबर 1 2। 1 2 के लिए क्या होना चाहिए सर कि डिफरेंट आउटपुट के लिए डिफरेंट इनपुट मिलना चाहिए, और हर एक आउटपुट का आपको इनपुट मिलना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग सर इसको कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग y इक्वल टू, इसको लिखते हैं लेट y इक्वल टू आपके पास 3 - 4x, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू आप निकालेंगे सर तो 4x इक्वल टू 3 - y, और x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 - y डिवाइड बाई 4। मतलब y का सर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x भी रियल होना चाहिए यहाँ, है ना। इनपुट का मतलब आउटपुट मतलब y है, इनपुट x है। तो y का आप कोई भी रियल नंबर रखो, y मानते आप 2 रखो, 3 रखो, 1/2 रखो, तो ये भी सर x भी आपका रियल आएगा, है ना। तो ये भी फंक्शंस को हम लोग सर जो f है उसको हम लोग यहाँ 1 2 फंक्शन बोलेंगे। मतलब सर कि f भी क्या है, मतलब हर एक आपका y के लिए हर एक आपका x रियल देगा, तो f को हम लोग बोल सकते सर f इज 1 2, f भी 1 2। आप ऑप्शन में देख लो, इसका ऑप्शन जो आपका है वो 5 नंबर ना, 5, हाँ ये आपका 5 नंबर पहला जो ऑप्शन है 1 1, तो 1 1 तो है ये, और 1 1 बट नॉट 1 2। सी में जो है आपका 1 1 एंड 1 2, तो इसमें दोनों है, और 1 1 भी है 1 2 भी है। मतलब फंक्शन 1 1 1 2 है सर। इसका मतलब सर कि इसका जो 5 का जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर में क्या है सर 1 1 एंड 1 2, 1 1 भी होगा और 1 2 हो गया। तो ये आप समझ गए 1 1 और 1 2, ठीक ना। इसके बाद मैं अलग से इसका वीडियो मैं बना दूंगा सर कि ये सब रिलेशन 1 1 क्या है, मेनी 1 क्या है, 1 2 क्या है, उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में आपका कह रहा है सर लेट एफ एक्स इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाई x + 1, सबसे आसान। देन आपसे कह रहा है सर कि f1 का वैल्यू हमको बता दो, f1, ये सबसे आसान क्वेश्चन है।
जहाँ जहाँ आपको x रहेगा उसके प्लेस में 1 पुट करो। इसके जगह पे f2 भी निकालने बोल सकते हैं, f2 का वैल्यू क्या है, f3 का वैल्यू क्या है, f1/2 का वैल्यू क्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन से निकालने बोलते हैं। सर x के प्लेस में पुट करेंगे तो यहाँ 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1 x के प्लेस में पुट किए तो ऊपर हुए 0 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या है 0। आंसर देख लेना इसका, है ना। जो 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी नंबर है ना, तो 6 का आप ऑप्शन देखिए सी नंबर में दिया हुआ। 0 जो ऑप्शन है वो कहाँ है, 0 जो 6 नंबर का है उसमें सी में ऑप्शन दिया हुआ 0, ठीक ना। सी में ऑप्शन क्या दिया 0, ये आप देख लेना। तो 6 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका 6 नंबर तक क्वेश्चंस का रिलेशन एंड फंक्शंस का दिया हो। आगे जब हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे सर कि 7 नंबर 8 नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, उसके बाद आपका मिलेगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम, बाकी सर ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाला, ठीक ना। मैं मिटा दूँ 6 नंबर तक आप समझ गए। रिलेशन एंड फंक्शंस में थोड़ा सा आपको लगेगा सर कॉम्प्लिकेटेड आपके, बाकी जितना भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सब आसान है, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक ना। मिटा दूँ 6 नंबर का सी, 0 देख लेना ऑप्शन, मान लेते हैं ऑप्शन हम सी उसमें नहीं आपको दिख रहा है तो देखना सी, लेकिन इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि ये आंसर होगा। आप ऑप्शन आप खुद से देख सकते हैं, इतना तो समझदार आप लोग है ही है, ऐसा थोड़ी है 12th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ से हम लोग बात करेंगे अब 7 नंबर, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में कह रहा है सर कि इफ साइन इनवर्स x = y देन, आपको साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है, देन y का वैल्यू लिखा हुआ था। y क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होता था वो -π/2 से सर +π/2, या फिर साइन इनवर्स y के प्लेस साइन इनवर्स लिख सकते हैं -90 to +90, या फिर फ्रॉम -90 to +90, ठीक ना। तो ये आंसर होगा, ऑप्शन देख लेना। अच्छा इसमें अभी देखो मैंने साइन इनवर्स x = y दिया, इसमें आपका क्वेश्चन कॉस इनवर्स भी रह सकता है, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू आप याद रखना। कॉस इनवर्स यदि आप, मैं ऐसा कह दूं कि आपके पास कॉस इनवर्स रहता, कॉस इनवर्स x = y, और y बोलते कहाँ से कहाँ लाइज करते हैं, कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू मैं आपको बताया कि y का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और पाई से छोटा। यही भी आपको tan इनवर्स रहता है, यही क्वेश्चन में tan इनवर्स x = y, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको लिखता तो y इसमें क्या होता है बिटवीन -π/2 to +π/2, है ना। -90 से बड़ा और +90 से छोटा tan इनवर्स x। फिर cot इनवर्स x का भी आप देख लेना, sec इनवर्स x। इस टाइप से यदि आपका क्वेश्चन रहेगा तो 7 नंबर का ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी नंबर है। 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या, सी। चलिए हम लोग 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर आपसे कह रहे हैं सर कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालने के लिए करना बहुत ही आसान है। आपको एक तो प्रॉपर्टी बताया था tan इनवर्स -x = माइनस बाहर हो जाता है तो -tan इनवर्स x लिखते हैं, -tan इनवर्स 1 हो जाएगा सर, इक्वल टू -tan इनवर्स। tan में देखना है सर कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता तो 45 डिग्री को, 45 को आप राइडियन में लिखें तो π/4 हो जाएगा, तो tan π/4, इसका वैल्यू सर -π/4, है ना। tan इनवर्स tan x = x, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस और π/4, ये हो गया आंसर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सर इस टाइप से और भी क्वेश्चंस रह सकता है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको और रह सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। मैं अपने से एक तो क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ कि आपके पास ऐसा क्वेश्चंस रहता है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स -x, sin इनवर्स -x, cosec इनवर्स -x, वो माइनस बाहर होता था, लेकिन सर cos इनवर्स -x बाहर नहीं होता था, हम इसको क्या लिख देते थे पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते थे, ठीक ना, पाई माइनस, तो ये हो गया सर पाई माइनस cos इनवर्स, और cos में कितना डिग्री का वैल्यू π/3, तो y इक्वल टू सर पाई, सॉरी ये इक्वल टू होगा पाई माइनस इसका π/3, एलसीएम लिया तो 2π/3। ध्यान रखना cos इनवर्स यदि माइनस रहेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स -x आता तो पाई माइनस sec इनवर्स। इस टाइप से आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू और आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर में आपसे कह रहा है सर कि द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6, 13π/6 इसका वैल्यू देखो, यहाँ हम लोग ऑप्शन देखो cos इनवर्स cos है, ये ऑप्शन भी आपको दिया हुआ, ऑप्शन आप देखिएगा तो 13π/6 पहले ही दिया हुआ। यदि आप इसमें
दिमाग नहीं लगे तो 45/6 आप मार दीजिए। आप जानते हैं फॉर्मूला सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स मार दिया, लेकिन नहीं समझना कि सर इसका प्रिंसिपल वाला जो रेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 0 से पाई, तो 0 से पाई, तो बताइए सर कि ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमको होना चाहिए सर 0 है 0 से बड़ा और पाई है पाई से छोटा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, तो सर ये होना पड़ेगा। तो देखिए π/6 में सर आप जानते हैं 30 डिग्री, और 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 13 39 390, और 390 से 0 और 180 बीच में कितने जाएगा, नहीं आएगा, मतलब सर वैसा नहीं, गड़बड़ है, 390 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, कॉस इनवर्स, कॉस आप लिख सकते हैं सर इसको 2π + π/6, ये 360 हो गया प्लस 30 390, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एलसीएम लेके देखिए उतना आना चाहिए ना, तो एलसीएम 6 होगा सर, इधर 12 + π 13π/6 आ गया। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, आप जानते हैं सर cos 2π ± थीटा ट्रिगोनोमेट्री से चेंज नहीं करता, तो cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा या π/6 लिखेंगे। और कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सबका सब प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं सर cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस में π/6। आप देखना ये जो वैल्यू है इसका प्रिंसिपल वैल्यू में रेंज का मतलब वो लाइज करा, सिंपल सा बात है, 0 और 180 के बीच में तो 30 सही भी करेगा ना सर, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे देगा डायरेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले वही ऑप्शन देता है, लेकिन आपको ध्यान समझना, तो इसका जो ऑप्शन आप देख लीजिएगा बी नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो बी, 9 का जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, बी।